बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एफओएच। एफओएच बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड्स हम इनको कहते हैं, ठीक है जी। एफओएच बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, ठीक है, अगर आप जो है प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ के आए हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सीजीएस वाला, तो उसमें अगर आप बात करें तो आप लोगों ने वहां पर जो है सीजीएस को फाइंड किया था और वहां पर आप लोगों ने अपनी कॉस्ट को 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। यानी अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मेरी बेसिकली जो है वो 3 चीजों के ऊपर जो है थी। एक थी मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, एक था मेरे पास डायरेक्ट लेबर और एक था मेरे पास एफओएच। तो ये मेरे पास 3 कॉस्ट थी जो मुझे वहां पर देखने को मिलती थी, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो इन तीनों को हम जमा करके टोटल कॉस्ट निकालते थे। अब इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि आपका एफओएच है ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक बात देखी थी कि एफओएच आमतौर पर परसेंटेज होता किसी चीज की, कहते थे 5%, 50%, 60% डायरेक्ट लेबर का, कहते थे ना। वो बेसिकली वो जो परसेंटेज होती थी ना, वो बेसिकली एक ओएआर होता। क्या होता? ओएआर स्टैंड फॉर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। आपका जो ओएआर है ना, वो बेसिकली एक जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने क्या किया था, वो एक रेट पहले तैयार किया होता है, ठीक है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस के ऊपर, बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। वो रेट जो है आप अपने किसी भी बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी भी जो है वैल्यू पे अप्लाई करते हैं और उससे आपको एफओएच अप्लाइड मिलता था। क्या मिलता था? एफओएच, ठीक है जी। तो आपको इस चैप्टर के अंदर, इस पेज के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि हमारा जो एफओएच है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है जी। स्टार्टिंग पेज जो है इस चैप्टर का वो एफओएच के रेट के ऊपर है, ओएआर के ऊपर, कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकलता कैसे है। फिर आगे जाके हमें ये बताएगा कि एफओएच जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं वो किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट में चैप्टर का जो तीसरा पेज होगा वो होगा वेरिएंस एनालिसिस। क्या होगा जी? तो अगर मैं इस चैप्टर के जो है ग्रिड्स की बात करूं कि जो हमारा एफओएच का चैप्टर है, इसकी अगर मैं पेजेस की बात करूं, कितने 3 पेजेस हैं जिसमें से गुजरना है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके जो है ग्रिड्स को तैयार कर लूं तो एफओएच बेसिकली 3 ग्रिड्स में यहां पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास वो है ओएआर की कैलकुलेशन। किसकी? आपको ओएआर सिखाया जाएगा, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसका प्रॉपर फार्मूला और उसकी प्रॉपर बेसिस के साथ आपको यहां पे डिटेल में बताया जाएगा कि ओएआर कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो सेकंड फेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओएच है। किसकी है जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओएच, यानी कि एफओएच के खर्चे। अब डिस्ट्रीब्यूशन के भी आगे से जो है वो 2 पार्ट है, एक रेसिप्रोकल है और एक नॉन रेसिप्रोकल है, ठीक है जी। वो शॉर्ट फेज है, इतना लेंथी पार्ट नहीं है। और लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है वेरियंस। वेरियंस एनालिसिस पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट से आता है, वेरियंस एनालिसिस से, ठीक है जी। लेकिन ये दोनों पार्ट जो है इसके स्पॉटी पार्ट है। अगर ये दोनों अच्छे तरीके से करेंगे तो वेरियंस एनालिसिस भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। बात मेरे समझ आई है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने पहले पेज की तरफ, दैट वन इज ओएआर, ठीक है जी। तो इसको मूव करते हैं और लेके चलते हैं आगे कि ओएआर क्या है, ओएआर किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको हम अब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, वो हमारा बेसिकली ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के ऊपर है। उसका फार्मूला क्या है, किस तरह इसको फाइंड करते हैं, उसको सीखते हैं आज हम लोग। चलिए जी, हमारे पास OAR स्टैंड फॉर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट हम कहते हैं। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट यानी कि OAR, इसका फार्मूला क्या है वो देख लीजिए बच्चों। इसका फार्मूला सिंपल सा स्ट्रेट सा फार्मूला है। इसका फार्मूला जी एस्टिमेटेड एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। बच्चों एफओएच स्टैंड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये एस्टिमेटेड एफओएच आपको पेपर में गिवन होंगे, दिए होंगे,
ठीक है जी। आपने करना क्या है, अपने एस्टिमेटेड एफओएच को डिवाइड करना है एस्टिमेटेड बेस के ऊपर। अब ये बेसिस कोई भी हो सकती है, जो बेस को कहेगा आपको वही यूज करनी है, बात समझ आ रही है। अब रीजनेबल बेसिस कौन से हो सकती हैं और उनके आंसर किस यूनिट में आ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो मैं यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड बेसिस के बारे में एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूँ कि कौन कौन सी एस्टिमेटेड बेसिस हो सकती हैं और फिर उन बेसिस के ऊपर आंसर कैसे बनाना है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी एस्टिमेटेड बेसिस हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं। एस्टिमेटेड बेसिस नंबर 1 में बेस बना रहा हूं यहां पे बच्चों, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज अ बेस आप इस्तेमाल करेंगे। एक बात थोड़ा सुन लीजिए गौर से कि एस्टिमेट एफर्ट जो रुपीस में है, एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, क्या ये एक ऊपर रुपीस है, अगर नीचे भी रुपीस आ गए, नीचे भी क्या आ गए, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ऊपर रुपीस नीचे भी रुपीस। तो फिर एक चीज यहां से कैटेगोरिकली समझ लीजिए कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैं बेस किसको रख रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। तो अगर मैं नीचे बेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रख रहा हूं तो फिर इसका आंसर किस में आएगा वो लिख देता हूं मैं यहां पे। इसके आंसर को भी मैं साथ साथ ही लिख रहा हूं यूनिट के साथ कि इसके आंसर जो है इस पूरे ओआर का आंसर कैसे बनेगा, इस बेस के ऊपर, ठीक है जी। तो उसको मैं यहां पे हाईलाइट करवा देता हूं। इनके आंसर्स की चेकलिस्ट क्या रहेगी हमारे पास, ये देखिए इसका जो आंसर आएगा अगर इस पेज पे मैं निकालूं, ठीक है जी, तो इसका आंसर इस शेप में आएगा। सॉरी, अगर ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम हुए, ऊपर भी रुपीस है नीचे भी रुपीस आ गए, ऊपर तो रुपीस होने हैं, कंफर्म है कि वो कॉस्ट है, और नीचे भी अगर आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रख दी ओआर बनाते वक्त, तो इसका आंसर आएगा बच्चों परसेंटेज में। किसमें आएगा, परसेंटेज में। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, दोबारा सुन लें, अगर आपके ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम है, ऊपर भी रुपीस है नीचे भी रुपीस है, ठीक है जी, तो फिर आंसर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 100 के साथ। तो फिर आंसर किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में। किसमें आएगा, परसेंटेज में। तो इसको लिखना कैसे है वो देखें, परसेंटेज यहाँ पे जो भी परसेंटेज है व्हाटसोएवर क्वेश्चन मार्क के साथ, परसेंटेज आपके पास जो भी है यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी, हम इसको कहेंगे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये यूनिट आपने लाल भी साथ मेंशन करना है, इसका नंबर है, ठीक है। ये देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर एफएच नीचे आपके पास बेस, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट समथिंग एल्स, ठीक है जी। इसी तरह जो जो नीचे अगर कॉस्ट ही कोई आएगी डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है, जिसकी भी कॉस्ट नीचे आएगी वो 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर नीचे आपके जो है वो रुपीस नहीं आते, कोई यूनिट आता है, तो फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, देखिए नंबर 2 मेरे पास बेस है डायरेक्ट मटेरियल बेस। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पे ले रहा है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर किस में आएगा, परसेंटेज ऑफ जी डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी प्राइम कॉस्ट की ले लें, प्राइम कॉस्ट कितना होती है वैसे, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। शाबाश। तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी, परसेंटेज प्राइम कॉस्ट। आगे चलते हैं जी, 4-1 प्राइम कॉस्ट हो गया। अब मैं ले रहा हूं जी यहां पर डायरेक्ट लेबर आर, सबसे ज्यादा यूज होने वाली बेस है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो अब आपका आंसर जो आएगा वो देखिएगा, अब आपका आंसर आएगा रुपीस क्वेश्चन मार्क जो भी होगा स्लैश, ये स्लैश का मतलब होगा पर यूनिट, क्या होगा, मैं पर लिख देता हूं आपकी सारी के लिए, रुपीस 4 5 6 7 समथिंग आएगा पर डायरेक्ट लेबर आर, यानी कि 5 रुपए एक लेबर के घंटे का आपका ओआर निकला है, 6 रुपए 7 रुपए, क्योंकि आप ऊपर कॉस्ट है नीचे आवर्स है, कॉस्ट को जब आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो एक घंटे का रेट आएगा, पर आवर आएगा, क्या आएगा,
पर आवर। तो देखिए मैंने इसके क्योंकि ऊपर कॉस्ट थी नीचे आर थे, दोनों के यूनिट डिफरेंट है, तो पहले रुपीस का यूनिट लगाया ऊपर वाले का और फिर किसका यूनिट लगाया आर का, तो पर आर निकला रुपीस पर आर। तो इसी तरह से कोई भी जो है दोनों अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो उनका ये हमारे पास सिस्टम रहेगा, डायरेक्ट लेबर आर होंगे। आगे हमारे पास हो सकता है जी मशीन आर, मशीन आर का भी यही चीज रहेगा हमारे पास, रुपीस जो भी हमारे पास आएगा पर मशीन आर। बात समझ आ गई? ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर जो है इसी तरह से 6 6 कोई और हमारे पास बेसिस भी है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा रुपीस क्वेश्चन मार्क पर यूनिट। एक यूनिट कितने का है वो यार है, ठीक है जी, पहले रुपीस फिर क्या आएगा यूनिट्स का, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो बेसिस आ रही है, और कोई बेस जो आप रखती हो जी, डायरेक्ट लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, प्राइम कॉस्ट होगी, लेबर आवर्स हो गए, मशीन आवर्स हो गए, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, एक और हो सकती है अगर आप चाहें तो बना सकते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। वैसे कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ बनेगी नहीं, उसकी वजह ये है कि कन्वर्जन कॉस्ट के लिए एफएच चाहिए, और एफएच जो है वो आपको खुद तो फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको रहने दीजिए। तो ये मेरे पास जो है बेसिस हो सकती हैं रीजनेबल, ठीक है जी बेसिस। तो ये आपके सामने है बेसिस जो कि आपका ओयर रिस्पेक्ट जो है वो फाइंड हो सकता है, ठीक है, बात समझा रही है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है जी। और इसके बाद फिर हम जो है वो आपको फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।